आजादी के बाद इंडिया के कई सारे अचीवमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेकर डिफेंस सेक्टर तक। उसमें से एक ऐसा अचीवमेंट जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं वो है भारत का न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना, मतलब भारत का खुद का परमाणु बम बनाना। ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड में बस 9 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनके पास परमाणु बम है और उसमें से भारत एक आता है। भारत अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट 18 मई 1974 को कंडक्ट करता है, लेकिन वो टेस्ट इतने बड़े पैमाने का नहीं रहता है कि भारत खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बता सके। ठीक 24 साल बाद मई 1998 को भारत 5 टेस्ट और कंडक्ट करता है और विश्व के सामने अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट बताता है। लेकिन ये चीज इतना आसान नहीं था। ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने के लिए भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर यूएसए और कनाडा जैसे देशों के आंखों में धूल झोंकने पड़े ये न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। और अंत में ये भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और खुद को एक न्यूक्लियर देश बनाया। हालांकि हमारा देश जब आजाद हुआ था और उस टाइम के जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमेशा से न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ में रहते थे। वो हमेशा से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, नॉन प्रोलिफिकेशन की बात करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत को अपने प्रिंसिपल से हटके खुद न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट करने पड़े और खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना पड़ा। तो ये सब जानने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्यों भारत अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया और वो कौन कौन सी चुनौतियां थी, कैसे यूएसए और कनाडा जैसे देशों के आंखों में धूल झोंकने पड़े खुद ये टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पूरे वर्ल्ड ने न्यूक्लियर वेपन के पावर को देखा था जब अमेरिका ने अपना फेटमैन और लिटिल बॉय नामक 2 परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, जिसके बाद जापान को अनकंडीशनली वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करना पड़ा था और एलाइज पावर की जीत हो जाती है। फिर उसके बाद जो बाकी बड़ी कंट्रियां थी वो भी न्यूक्लियर पावर बनाने में जुट गई, इस रेस में शामिल हो गई कि उन्हें भी न्यूक्लियर वेपन बनाना है। ठीक 1949 में यूएसएसआर भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लेता है, 1952 में यूके भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लेता है और 1960 में फ्रांस भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लेता है और अंत में 1964 तक चाइना भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लेता है। तो 5 कंट्री ऐसी हो जाती हैं जो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं। फर्स्ट यूएसए, दूसरा यूएसएसआर जिसे अभी हम लोग रशिया भी कहते हैं, और यूके, फ्रांस और चाइना। ऐसी 5 कंट्री थी जो अपना टेस्ट कंडक्ट कर ली थी। इन्हें न्यूक्लियर 5 के नाम से भी जाना जाता था और बिग 5 के नाम से भी जाना जाता था। वहीं हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके चर्चे आजादी से पहले ही होने लगे थे। जब होमी जहांगीर भाभा एक न्यूक्लियर फिजिस्ट थे और वो भारत वापस आए थे तो वो हमेशा से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये इंसिस्ट करते थे कि हमारा भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए। उसी संदर्भ में आके 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का गठन होता है, जिसका मेन पर्पस ये रहता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स पर अध्ययन करना, न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम करना। जब हमारा देश आजाद होता है तो देश के सामने कई सारी चुनौतियां आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिफेंस में डेवलप करना, हर चीज की चुनौतियां आती हैं, लेकिन साइंस एंड टेक पे भी इक्वली ध्यान देना था। तो जो होमी जहांगीर भाभा जी थे उनका जवाहरलाल नेहरू जी से अच्छा संबंध था। वो जवाहरलाल नेहरू जी को हमेशा से इंसिस्ट करते थे कि हमें भारत का भी खुद का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी हमेशा न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ में रहते थे। वो न्यूक्लियर वेपन के डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफिकेशन की बात करते थे, तो वो होमी जहांगीर भाभा की बातों पर उतना ध्यान नहीं देते थे। जब होमी जहांगीर भाभा के कंटिन्यू इंसिस्ट करने के बाद 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन होता है, जिसके डायरेक्टर होमी जहांगीर भाभा को बनाया जाता है। इनिशियली जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी था उसका मेन पर्पस यही था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका सिविलियन पर्पस के लिए यूज हो, मतलब एनर्जी उत्पादन में यूज हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट पे भी काम करते थे। मेन ब्रेक थ्रू तब आता है जब 1962 में चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करता है। जब चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत यूएसएसआर से मदद मांगता है, लेकिन यूएसएसआर उस टाइम खुद कोल्ड वॉर में जूझा रहता है और उस टाइम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी चल रहे थे, और तो
यूएसएसआर उतना भारत की तरफ ध्यान नहीं देता, और यूएसएसआर जो था उस टाइम तक चाइना की तरफ ज्यादा झुका हुआ था, क्योंकि वो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से दोनों देश आपस में जुड़े हुए थे। तो यूएसएसआर इंडिया को मदद नहीं करता, जिसके बाद इंडिया को बेडली नीड होता है कि हमारे पास एक ऐसा वेपन सिस्टम होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो डिटरेंस का काम करे। ठीक 2 साल बाद चाइना भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लेता है 1964 के बाद, जिसके बाद जो इंडियन लीडर्स थे उनमें ये बात होने लगी कि भारत के पास भी अपना एक न्यूक्लियर वेपन सिस्टम होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम होना चाहिए। जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो बाकी देशों से ये आग्रह करते थे कि भारत का जो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हेल्प करे, खासकर यूएसए से, लेकिन यूएसए इससे मना कर देता था। ठीक 1971 में हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ता है। वो उस टाइम का जो युद्ध था वो बांग्लादेश लिबरेशन के लिए लड़ा जा रहा था, तो वो चीज यूएसए और यूके को पसंद नहीं आई थी, जिसके कारण जो यूएसए और यूके की नेवल शिप्स थी वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हमें दोनों तरफ से घेर ली थी। उस टाइम पे अगर यूएसएसआर हमें रेस्क्यू करने नहीं आता, यूएसएसआर अपनी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी वो जब इंडियन ओशन में भेजता है, तो यूएसए और यूके को दोनों को पीछे हटना पड़ता है। इस टाइम जो इंदिरा गांधी थी वो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर पावर के डेटरेंस को देखी थी, और उन्हें लगा था कि हाँ, भारत को भी खुद का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम जल्द से जल्द बनाना होगा, ताकि हम भी दूसरे देशों के ऊपर डेटरेंस बना सकें। लेकिन ये चीज इतना इजी नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ और ही डेवलपमेंट चल रही थी। वो डेवलपमेंट क्या थी? वो डेवलपमेंट था नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। जो बिग 5 कंट्री थी, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, वो सब अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते थे। तो वो लोग 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी लेके आई। जो एनपीटी था उसमें ये बताया गया था कि जो भी कंट्री 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कंडक्ट कर ली है, वो न्यूक्लियर वेपन कंट्री कहलाएगी। और 1 जनवरी 1967 से पहले मात्र 5 ही कंट्री थी, यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना, जो अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर ली थी। और जो भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कंडक्ट नहीं की थी वो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री कहलाएगी। तो ये जो नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी था ये वर्ल्ड को 2 भागों में बांट दिया, एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री और दूसरा नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री। और इसके जो आर्टिकल्स थे उसमें बतलाया गया, उसमें लिखा गया कि जो भी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं वो किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री के साथ डील नहीं करेगी, मतलब उन्हें वो चीज नहीं देगी। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगी, या कोई बना भी रहा है तो उसे वो गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज था कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रख सकती हैं, लेकिन वो सिविलियन पर्पस के लिए, और वो भी IAEA के अंतर्गत में। मतलब IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जब चाहे तब उन देशों में जाके निगरानी रख सकती है, देख रेख कर सकती है कि वो लोग सिविलियन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो था ये भारत को भेदभाव वाला लगा, डिस्क्रिमिनेटरी लगा, जिसके कारण भारत एनपीटी साइन नहीं करता। भारत का ये कहना था कि अगर हम लोग एनपीटी साइन कर दें तो हम लोग कभी न्यूक्लियर वेपन देश बन ही नहीं पाएंगे, क्यों? और अगर हम लोग न्यूक्लियर वेपन देश नहीं बन पाए तो ये जो N5 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं, ये हमेशा हमारे ऊपर दबाव बना के रखेंगे, हमारे ऊपर डेटरेंस बना के रखेंगे, और हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। तो ये कहते हुए भारत एनपीटी साइन नहीं करता, और उसके बाद 1974 में जाके अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कंडक्ट करता है। 18 मई 1974 को भारत जो टेस्ट कंडक्ट करता है उसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया जाता है। लेकिन इस चीज से वर्ल्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, खासकर यूएसए और कनाडा जैसे देश। यूएसए का तो साफ ये कहना था कि एक तो भारत एनपीटी साइन नहीं की, ऊपर से जाके अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट कर ली थी। और यूएसए और कनाडा को इसलिए भी बुरा लगा था क्योंकि भारत जो ये न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट किया था 1974 में, ये इसमें जो प्लूटोनियम यूज किया गया था वो सीरस रिएक्टर से लिया गया था, और जो सीरस रिएक्टर ट्रोम्बे में लगाया गया था वो यूएसए और कनाडा के बदौलत ही लगाया गया था। तो कनाडा और यूएसए को इस चीज का काफी ज्यादा दुख था कि भारत
हमी से ही गद्दारी किया, भारत हमें चीट किया है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली भारत, यूएसए और जो कनाडा है और बाकी जो देश थे, यूके थे, वो भारत के ऊपर काफी ज्यादा प्रतिबंध लगा देते हैं हर तरीके से, जिसमें भारत को काफी ज्यादा नुकसान होता है। और 1975 में ही यूएसए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाता है, जिसका मेन मकसद यही था कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो जो उस कंट्री से डील नहीं करेगी जिसने एनपीटी साइन नहीं किया। और उस टाइम एनपीटी साइन ना करने वाले मात्र 3 कंट्री थी, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। इंडिया जब एनपीटी साइन नहीं किया था तो उसको देख के पाकिस्तान भी एनपीटी से हट गया था। पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। इवन 1965 में ऐसा हुआ था, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका कहना था कि अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन बनाता है तो हम घास और पत्ते खा के रह लेंगे, लेकिन हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। तो 1975 में जो एनएसजी बना था उसका मेन मकसद यही था कि जो भी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है या जिनके पास भी यूरेनियम और प्लूटोनियम है, उस ग्रुप में शामिल हो और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों से जो एनपीटी साइन नहीं किए उनके साथ किसी भी प्रकार का डील ना हो, जिसके कारण इंडिया को काफी सेटबैक मिलता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और साथ में इंटरनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं। 1975 का इमरजेंसी, फिर 1978 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी वो इलेक्शन हार जाती हैं और मोरारजी देसाई इलेक्शन जीतते हैं, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पे विश्वास रखते थे और वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे उतना फोकस नहीं डालते हैं, जिससे जो हमारा न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम था वो काफी स्लो हो गया था। लेकिन ये फिर से पेस पकड़ता है 80 के दशक में। 80 के दशक में क्या हुआ था ना, चाइना जो था उस टाइम खुलेआम पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा था और ये चीज पूरे विश्व को पता था, लेकिन कोई पूरे विश्व में कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे भारत के लिए चिंता का विषय बन रहा था, क्योंकि 2 ऐसे देश हमारे सर के ऊपर बैठने जा रहे थे जिनके पास परमाणु बम होने वाला था। चाइना के पास ऑलरेडी था और पाकिस्तान भी अब बना रहा था, और हमारे पास ऐसा कुछ न्यूक्लियर वेपन सिस्टम नहीं था जो इन देशों को काउंटर कर पाए। मतलब एक डिटरेंस जैसा कुछ था नहीं हमारे पास। जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, देवेगौड़ा या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी, वो छुप छुपा के न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे, क्योंकि जो यूएसए था वो भारत के ऊपर हमेशा से निगरानी बनाए रख रहा था। यूएसए के जो एजेंट थे वो भारत के ऊपर आके हमेशा से निगरानी बना रहे थे कि भारत फिर से कहीं न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट ना करे, क्योंकि उस टाइम तक ये हवा फैल चुकी थी कि भारत फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट करने वाला है। 1995 में सीटीबीटी आता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसका मेन मकसद यही था कि जो भी कंट्री अभी तक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट नहीं की है वो इस ट्रीटी को साइन करे और आने वाले कोई भी टाइम पे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगी। तो सीटीबीटी का मेन मकसद यही था। ये यूएसए के द्वारा लाया गया था और इंडिया इसे भी साइन करने से मना कर देती है 1995 में ही। जो पीवी नरसिम्हा राव 1995 में ही फिर से ये जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसे गो थ्रू करने के आदेश देते हैं और ये बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द वेपन बनाना चाहिए। लेकिन ये चीज यूएसए को पता चल जाता है और फिर से इंडिया को सेटबैक मिलता है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो उसमें ही कह दिए थे कि भारत अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन के रहेगा। 1998 में हमारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा था वो पोखरण में ही चल रहा था, जहां पे फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। लेकिन इस टाइम जो था वो काफी निगरानी में किया जा रहा था। जितने भी जो वहाँ पे साइंटिस्ट या हेल्पर मौजूद थे वो सब आर्मी के ड्रेस में प्रेजेंट होते थे। इवन जो ऑफिसर्स जाते थे वो भी आर्मी के ड्रेस में वहाँ पे जाते थे, ताकि जो यूएसए की स्पाई सैटेलाइट है उनकी नजर इन पे ना पड़े। और जो भी प्रोग्राम किया जा रहा था वो अंडरग्राउंड किया जा रहा था और ऊपर से घासों से ढक दिया जा रहा था, ताकि जो यूएसए की स्पाई सैटेलाइट है वो उस पर ध्यान न जाए। और ज्यादातर जो काम होते थे वो रात के टाइम पे किए जाते थे। अंत में जाके 11 मई 1998 को भारत 3 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक फ्यूजन और 2 फिजन। फ्यूजन और फिजन में मेन डिफरेंस यही रहता है, फ्यूजन मींस जब 2 एटम आपस में 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिलके एनर्जी उत्पन्न करते हैं तो उसे फ्यूजन कहते हैं, और जब एक एटम कई सारे छोटे छोटे एटम में स्प्लिट होता है तो इसे फिशन कहते हैं। तो ये भारत दोनों टेस्ट 11 मई को कंडक्ट किया था
और फिर 13 मई को 2 टेस्ट और कंडक्ट करता है, जिसके बाद भारत टोटल 5 टेस्ट कंडक्ट कर लेता है और विश्व को यह बतलाता है कि भारत अब न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुका है, हम भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद फिर से वही पाबंदियां लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो पाबंदियां थी वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, क्योंकि 2005 में जब बिल क्लिंटन उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, वो भारत के साथ न्यूक्लियर डील करते हैं। ये जो न्यूक्लियर डील था ये टोटली एनएसजी के विरुद्ध था, क्योंकि एनएसजी में ऐसा बतलाया गया था कि जो कंट्री एनपीटी साइन नहीं की है उसके साथ किसी भी प्रकार का डील ना हो, और इंडिया तो एनपीटी साइन नहीं की थी, उसके बाद भी जो एनएसजी का मेंबर था यूएसए वही इंडिया के साथ डील कर लेता है। और बाद में जो यूएसए है वो ये भी कहता है कि ये जो एनएसजी के प्रोविजन है वो सारे उसी तरह लागू होंगे, बस इंडिया के ऊपर वो चीज लागू नहीं होगा। उसके बाद कई सारे जो बराक ओबामा हो गए या डोनाल्ड ट्रंप हो गए या अभी जो बिडेन है, वो हमेशा से ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि भारत जो है वो एनएसजी का मेंबर बन जाए। और अभी ऐसा हो गया है कि एनएसजी में लगभग 44 मेंबर हैं और भारत इन सब लगभग सभी देशों के साथ इनका न्यूक्लियर डील हो चुका है। बस भारत एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाया, और बस चाइना के कारण चाइना कंटिन्यू इस पे रोक लगा रहा कि भारत एनएसजी का मेंबर ना बन पाए। और ये जो भारत न्यूक्लियर पावर बना, भारत ने वर्ल्ड को दिखला भी दिया कि भारत न्यूक्लियर पावर बनने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, क्योंकि भारत ने परमाणु बम बनाने के साथ ही नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी अपनाई कि अगर कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है तभी हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे। तो भारत ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट की पॉलिसी अपना के चलता है। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पता नहीं कि उनका जो न्यूक्लियर वेपन है वो किसके हाथ में, आतंकवादियों के हाथ में है या मिलिट्री के हाथ में है या गवर्नमेंट के हाथ में है, हम लोग कुछ नहीं पता। तो ये चीज तो डर बना ही रहता है, लेकिन भारत के पास जो न्यूक्लियर वेपन है इससे जो हमारा डिटरेंस बना है वर्ल्ड के सामने वो काफी लाभदायक हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से भारत के ऊपर आक्रमण करते आया है, चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, 2008 का मुंबई अटैक हो या 2016 में उरी अटैक और 2019 में पठानकोट अटैक। अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन ना होता तो ये जो जितने भी अटैक पाकिस्तान आज तक किया ये काफी बड़ा अटैक हो सकता था, लेकिन हमारे पास डिटरेंस होने के कारण पाकिस्तान भी अपने फोर्स को लिमिट यूज करता है। तो ये फायदा हुआ है, और जो एक डर बना के रहता है न्यूक्लियर डिटरेंस का, वो हमेशा से चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के ऊपर बना है। तो ये था आज का वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।